दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 26 अक्टूबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, हमास से कहा फौरन लाशें लौटाओ वरना अंजाम भुगतो। मिस्र की टीम गजा में दाखिल, मलबे से लाशों की तलाश शुरू। मार्को रूबियो का बयान, गजा का बंटवारा नहीं होगा मगर हमास का उसमें कोई रोल भी नहीं। फारस की खाड़ी में मची हलचल, ईरान के साथ जॉइंट नेवल ड्रिल की तैयारी कर रहे कई मुल्क। ईरान ने खोला नया मोर्चा, खुद अपना एआई प्रोग्राम बनाने का ऐलान। लेबनान में फिर एयर स्ट्राइक तो सीरिया में फिर बढ़ रही टेंशन। और मलेशिया से आया डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो, एयरपोर्ट पर डांस करते आए नजर। शुरुआत करते हैं इस शो की गजा से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ऐलान किया है, हमास से कहा है कि लाशें लौटा दो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। दोहा से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त बयान सामने आया। कतर के अमीर शेख तमीम से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम गजा को स्टेबल करने के लिए इंटरनेशनल फोर्स भेजने जा रहे हैं और ये अमन अब लंबा चलेगा। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को सीधी धमकी दी और कहा कि होस्टेजेस की बॉडीज फौरन वापस करो, वक्त बहुत कम है, हम सब देख रहे हैं, हमारी नज़र तुम पर है। कतर ने भी इशारा दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो गजा में अपनी फौजी भेजने को तैयार है ताकि बॉडीज़ को ढूंढा जा सके और गजा का निज़ाम संभालने में मदद की जा सके। उधर हमास का कहना है कि लाशों की तलाश जारी है मगर गजा मलबे का पहाड़ बन चुका है और ये काम इतना आसान नहीं। दरअसल कल मलेशिया जाते वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जहाज़ फ्यूल भरवाने के लिए कतर में रुका था और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया। गजा में मिस्र की एक टेक्निकल टीम दाखिल हो चुकी है, लाशों की तलाश शुरू हो चुकी है ताकि सीज फायर कायम रखा जा सके। इसराइल की मंजूरी के बाद मिस्र की एक टेक्निकल टीम, एक तकनीकी टीम इंजीनियरिंग व्हीकल्स के साथ हैवी गाड़ियों के साथ कल रात गजा में दाखिल हुई। मकसद उन इसराइली होस्टेजेस की लाशें ढूंढना है जो अब तक मलबे में दबे पड़ी हैं और जिसकी वजह से इसराइल प्रेशर बना रहा है वरना जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 ट्रक, 1 एक्सकेवेटर और 1 बुलडोज़र मिस्री टीम के साथ गजा में दाखिल हुए हैं। बताया गया है कि कुल 13 इसराइली फौजियों या होस्टेजेस की लाशें अब भी गजा में कहीं दबी पड़ी हैं जिन्हें ढूंढना है। यही नहीं, समझौते के तहत लगभग 10,000 फ़लस्तीनी लाशों को भी मलबे से निकालने में मिस्र की ये टीम मदद करेगी। दोस्तों, अब तक इसराइल ने किसी भी भारी मशीनरी को गजा में जाने की इजाज़त नहीं दी थी मगर भारी प्रेशर के बाद नेतन्याहू ने खुद दखल देकर अब मिस्र की टीम को एंट्री दी है, बस अपने लोगों की लाशें निकालने के लिए। असल में बॉडीज़ तो मांग रहा था नेतन्याहू, लेकिन गजा में हैवी मशीनरी की एंट्री होने नहीं दे रहा था। हमास की ये बात मीडिएटर्स को भी समझ में आई कि बिना हैवी मशीनरीज के ये जो मलबे के पहाड़ हैं हम इन्हें कैसे हटाएं। तब ये कहा गया कि फिर पड़ोस में जो मुल्क है मिस्र, जहाँ से सबसे ईजिली मशीन्स आ सकती हैं, वहाँ से मंगवाए जाएँ और मिस्र सबसे बड़ा मीडिएटर भी है अमेरिका के बाद। तो फिर ये मशीन्स वहाँ से पहुँची हैं हमास की रिक्वेस्ट पर और बाहरी प्रेशर की वजह से जो नेतन्याहू पर पड़ा। बढ़ते आगे, हमास की सीनियर लीडर खलील अल हैया ने कतर के अल जजीरा चैनल से कहा है कि आज गजा पट्टी के नए इलाकों में दाखिल होकर इसराइली होस्टेजेस की लाशों की तलाश की जाएगी। ये बात उन्होंने 26 अक्टूबर को कही। खलील अल हैया ने बताया कि पिछली रात मिस्र की फ़ौजी टुकड़ियाँ और भारी मशीनरी गजा में दाखिल हुई, यानी मिस्र की फ़ौजी भी आए हैं खलील अल हैया के बयान के मुताबिक। और ये फ़ौजी इसलिए आए ताकि मलबे से बॉडीज़ की बरामदगी में मदद की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि हमास टेम्पररी कमेटी को गजा के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सौंप देगा, यानी निज़ाम सौंप देगा। जो भी एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनती है, एक टेम्पररी कमेटी बनती है उसे, और इन सबको ये सब कुछ सारा निज़ाम सौंप देगा जिसमें सिक्योरिटी के मामले भी शामिल होंगे, यानी हथियार लेकर हमास गजा में सिक्योरिटी नहीं करेगा। ये खलील अल हैया ने खुद कहा है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि अपने हथियार डाल देगा। अब मार्को रूबियो का बयान सुन लीजिए। कह रहे हैं कि गजा को टुकड़ों में बांटने का कोई इरादा नहीं है। वही गजा जहां एक येलो लाइन ने सब कुछ तकसीम करके रख दिया है। अमेरिका के वजीर ख़ारजा कह रहे हैं कि इसराइल गजा में रहे न रहे, लेकिन गजा एक रहेगा, बस उसमें हमास नहीं होगा। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने सैटरडे को कल साफ कहा कि उन्हें गजा की मुकम्मल तकसीम यानी कि परमानेंट बंटवारे का कोई इरादा नज़र नहीं आता।
हालांकि इसराइली फौज अब भी गजा के आधे हिस्से यानी सो कॉल्ड येलो लाइन के इस तरफ डेरा जमाए बैठी है, शायद ये रूबियो को नजर नहीं आता। सीज फायर अमेरिकी दखल से हुआ और अब अमेरिका ने साफ कर दिया है कि नई तामीर यानी रिकंस्ट्रक्शन का पैसा गजा के उसी हिस्से में जाएगा जहां इसराइल मौजूद है। यानी जंग के बाद की मदद भी नक्शा बदलने का औजार बन चुकी है। अब जिस तरफ इसराइल मौजूद रहेगा, क्या उस तरफ गजा के लोग जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे तो ये तामीर किसके लिए हो रही है? क्योंकि उस लाइन के पास जो जाता है वो गोली खा के मर जाता है। मार्को रूबियो को थोड़ी लाइन क्लियर करनी चाहिए, कुछ येलो लाइन के अलावा भी कोई लाइन खींचनी चाहिए, बतानी चाहिए, बनानी चाहिए। गजा में इंटरनेशनल फोर्स के जल्द आने पर भी रूबियो ने रिपोर्टर्स से कहा कि हम जो फोर्स बना रहे हैं उसका मकसद है पूरे गजा में अमन अमान कायम करना और रफ्ता रफ्ता उस लाइन को आगे बढ़ाना अमन अमान की, ताकि आखिर में पूरा गजा डिमिलिटराइज यानी निशस्त्र हो जाए, यानी वहाँ किसी के पास हथियार ना हो। उन्होंने साफ कहा कि हमास का इस नए गजा में कोई रोल नहीं होगा। हमास का भी जवाब सुन लीजिए इसी रिपोर्ट में। हमास ने कहा है कि अगर हमें बाहर रखोगे तो अराजकता बढ़ेगी, यानी उथल पुथल मचेगी, हलचल बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। हमास के सीनियर लीडर मूसा अबू मरजूक ने ये वार्निंग दी कि अगर गजा की हुकूमत से हमास को बाहर रखा गया तो इलाका झगड़ों और हंगामों में डूब जाएगा और सिक्योरिटी खेल बन जाएगी। दोस्तों, सीज फायर को 2 हफ्ते हुए हैं। इस दौरान हमास ने अपने ही इलाके में काबू मजबूत करने के लिए कई गैंग्स और हथियारबंद ग्रुप्स पर कार्रवाई की है, ताकि उसके बिना गजा में कोई और ताकत खड़ी ना हो। एक पॉइंट, ये गैंग्स माने जाते हैं कि इसराइल परस्त हैं, वहीं से पैसा और हथियार मिलते हैं। दूसरी पॉइंट, मरजूक का बयान खलील अल हया के आज के बयान से बिल्कुल अलग है। मरजूक का बयान रात आया, वो गजा की गवर्नमेंट में अपना दखल रखना चाहते हैं। खलील अल हया ने आज सुबह होते जो बयान दिया उसमें ये कहा गया कि हम गजा का जो निज़ाम है, इवन सिक्योरिटी तक का, उस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को दे देंगे जो आगे बनेगी, जिसमें फ़लस्तीनी लोग ही शामिल होंगे। यानी पल पल बयानों के साथ सिचुएशन बदल रही है और यही जंग का मैदान कहलाता है। सीज फायर भी एक तरीके से जंग का मैदान ही है। बढ़ते आगे, सीज फायर के बावजूद गजा में इमारतों को जमींदोज करना जारी है। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने आईडीएफ को हुक्म दिया है कि गजा के येलो जोन में हमास की सुरंगों को तबाह करना चालू रखा जाए। यानी जो इलाका 55% गजा का आईडीएफ के कंट्रोल में है, अभी येलो लाइन के इस तरफ, वहाँ वो कह रहे हैं खूब खुल के बर्बादी मचाओ, टनल्स ढूंढो और तबाह करो। उसका कहना है कि ये फैसला अमेरिका को भरोसे में लेकर किया गया है ताकि हमास को बेअसर कर सुरंगों को जड़ से उखाड़ा जा सके। इसराइल काट्स ने कहा कि सुरंगों की तबाही और हमास को निहत्ता करना ही गजा में इसराइल की जीत का सबसे अहम टारगेट है। जबकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गजा में कोई नहीं जीता, सिर्फ आवाम हारी है दोनों तरफ। फारस की खाड़ी में एक नया मोड़ आ रहा है। ईरान के साथ मिलकर जॉइंट नेवल ड्रिल्स की तैयारी चल रही है। आईआरजीसी के नेवी कमांडर रियर एडमिरल अली रेजा तंगसिरी ने यह कहा है कि फारस की खाड़ी में मौजूद मुल्क ईरान के साथ मिलकर नेवल ड्रिल्स करने को तैयार हैं, उनका दावा है। उन्होंने तांगसिरी ने बूशहर में एक तकरीब के दौरान कहा, हमें पूरा यकीन है कि इस इलाके की सलामती के लिए किसी बाहरी ताकत की ज़रूरत नहीं, किसी विदेशी ताकत की ज़रूरत नहीं। यहाँ के मुल्क यानी हॉर्मुज़ के आसपास के मुल्क खुद अपनी हिफाजत कर सकते हैं। कमांडर ने इल्ज़ाम लगाया कि दुश्मन ताकतें झूठे खतरे और तनाव पैदा करके अपनी मौजूदगी को जायज़ ठहराना और हथियारों की बिक्री बढ़ाना चाहती हैं। टेंशन फैलेगी, लोग हिफाजत के लिए हथियार लेंगे, यही तो बिजनेस है। उन्होंने कहा कि ईरानी फौज, वो चाहे गार्ड कॉर्प्स की नेवी हो या ईरानी आर्मी की नेवी, सभी फारस की खाड़ी से लेकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट तक पूरे अमन व अमान को कायम किए हुए हैं। दरअसल ईरान ने सीधा इशारा दोस्तों ये दिया है कि गल्फ ऑफ पर्शिया में यानी फारस की खाड़ी में अमेरिका या किसी बाहरी मुल्क के जंगी जहाज़ों को गश्त करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जिन्हें नहीं पता वो सवाल करते हैं मेरे दर्शक, सबको सब कुछ नहीं पता होता है। ईरान की आईआरजीसी की नेवी अलग है, ईरान की आर्मी अलग है, ईरान की नेवी अलग है, समझे? तो उनकी नेवी उस तरीके से जैसे सारे मुल्कों की होती है, जो
हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उसे रिपोर्ट करती है, IRGC आयतुल्लाह खामनी को रिपोर्ट करती है। तो ये एक पैरेलल फोर्स है जो वहाँ काम करती है। तो दोनों की नेवी भी अलग है, आर्मी भी अलग है। ईरान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, AI का नया मोर्चा खोल दिया है और ये कहा है कि अब बस अपने पैरों पर ही चलना है। तेहरान से बड़ी खबर है, ईरान की पार्लियामेंट ने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की मंजूरी 26 अक्टूबर को दे दी है। ये नया इदारा सीधे ईरान के प्रेसिडेंट की निगरानी में चलेगा। इसका मकसद है मुल्क के AI निज़ाम को ऑर्गेनाइज करना और तेज़ी से बढ़ाना। मेयर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इतवार की बैठक में पार्लियामेंट ने AI बिल के आर्टिकल 3 में तब्दीली की, जिसके बाद ये खुद मुख्तार यानी कि इंडिपेंडेंट इदारा कायम किया जाएगा। दोस्तों, मिसाइल प्रोग्राम के बाद अब ईरान टेक्नोलॉजी के मैदान में भी साफ कह रहा है कि हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि इससे साइबर सेंधमारी पर भी नकेल कसी जा सकेगी और बहुत से दूसरे काम हो सकेंगे। एक दो खबरें यहाँ से जब भी बात आती है, बस मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये रोया न्यूज़ का है। एक कार आपको दिख रही होगी पहले स्क्रीनशॉट में, और दूसरे में आपको मतलब उस शॉट में कुछ बंदा कुछ डालता हुआ दिख रहा है। अब दूसरे शॉट में देखिए वही कार आग के गोले में बदल गई। क्यों? कौन है ये लोग? ये हैं वो उग्रवादी सेटलर, इसराइली सेटलर, उग्रवादी कट्टरपंथी, जो फ़लस्तीनियों के माल में आग लगाते हैं, उसे तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं, खिसियाते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी भर खैरात पे पलते आए, खैरात की ज़मीन पर आकर बस गए। और इनकी सोच ये है कि वहाँ से फ़लस्तीनियों को खदेड़ देना, उनके घरों में आग लगाना, उनके खेतों में आग लगाना, उनके कारों में आग लगाना। और ये वीडियो कल रात का 25 अक्टूबर का बताया जा रहा है। आज 26 को इसे शेयर किया गया है। और ये वेस्ट बैंक के इलाके हैं जहाँ पर लगातार सेक्टर्स जो हैं वो जुल्म ढा रहे हैं और ढाते ही आए हैं, और आजकल ये बढ़ गए हैं। ये कुकुरमुतों की तरह रात में निकलते हैं, हंगामा मचाते हैं, आग लगाते हैं और वापस अपने बिलों में लौट जाते हैं। इस पर IDF का कोई नकेल नहीं है। अगर यही काम इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में कोई फ़लस्तीनी कर दे तो उस फ़लस्तीनी के पूरे ख़ानदान के घर ढा दिए जाएंगे या उसे गोली मार दी जाएगी। ये दोहरा नज़रिया है इंसाफ का। सुवैदा जो सीरिया का हिस्सा है, साउथ सीरिया का, वहाँ पर एक बार फिर से सीज़ फायर वायलेशन हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है अल-महदीन की तरफ से। सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सीज़ फायर वायलेट किया है, ये कहकर मतलब ये दावा किया जा रहा है इस अखबार में कि उन्होंने अपनी फोर्सेस जो उनके साथ अलाइंड ग्रुप्स हैं उनको भेजा है सुवैदा में। असल में सुवैदा में प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोग कह रहे थे अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है और जो है हमें बराबर के हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। तो लोग अहमद अल-शरा उर्फ जुलानी की हुकूमत के ख़िलाफ़ जब एहतजाज करने लगे तो वहाँ पर सीरिया की जो फोर्सेस हैं उनके साथ जो अलाइंड ग्रुप्स हैं, हथियारबंद ग्रुप्स, उन्हें वहाँ पर तैनात कर दिया गया। तो एक तरीके से इसे सीज़ फायर का वायलेशन बताया जा रहा है कि वो ग्रुप्स वहाँ तैनात नहीं हो सकते। लेबनान में भी सीज़ फायर के 1 साल होने जा रहे हैं, लेकिन लगातार इसराइल की तरफ से हमले जारी हैं। कल भी लेबनान के अल-कलाइला इलाके में, जो साउथ लेबनान में आता है, जो हिज़्बुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पर एक इसराइली ड्रोन ने स्ट्राइक की जिससे एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाया गया। और इसराइल का जैसे कहना होता है हमने कि हिज़्बुल्लाह का ये कमांडर मारा, वो ज़िम्मेदार मारा, वैसी बात कही गई। इसमें एक शख्स की मौत हुई है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का अगर आपने रक्स कभी ना देखा हो तो उनका रक्स देखिए, कंधे उचका के बल्ले बल्ले करते हैं। हालांकि ये बल्ले बल्ले सॉन्ग नहीं है, मलेशिया का एयरपोर्ट है। जब वो आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया पहुँचे तो उनके वेलकम में जब वहाँ के लोग अपना कल्चरल डांस कर रहे थे और कल्चरल उन्हें पेशकश उनके सामने पेश कर रहे थे, तभी डोनाल्ड ट्रंप वहाँ रुक गए, रेड कारपेट से इधर आ गए, बोले सानू भी डांस करना है, बोले आ जाओ इतो आओ, वो भी चालू हो गए। तो ये मतलब डांस एक ऐसी चीज़ है, वो फड़क फड़क कर बाहर निकलता है डोनाल्ड ट्रंप के, अक्सर बाहर निकल आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए सर। तबीयत आवाज़ से पता चल रही होगी, इसलिए लेट हूँ। कौन अपने व्यूज़ और अपने व्यूअर्स गंवाना चाहता है? कोई नहीं ना, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, छुट्टी नहीं लेते हैं, लेकिन लेट आ रहे हैं तो जब ये बुखार और तबीयत इजाज़त देती है तो आ जाते हैं। बार बार बता रहे हैं तो नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि आपकी मोहब्बत
مجھ پر بھاری ہے، پتہ نہیں ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا۔ سلامت رہیے۔